नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट, शरीर में गति। ठीक है, जैसे कि आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको आज हम बता देते हैं पहले। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चलेंगे, क्या क्या पहले पढ़ना है उसको बता देंगे। सबसे पहले हम लोग संधि और कार्य के बारे में जानेंगे, यानी शरीर के जो जॉइंट्स है, जो हमारे बोन्स है, उसके जॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, संधि के बारे में, और उस जॉइंट्स के कार्य के बारे में जानेंगे। अलग अलग हड्डियों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, फिर हम लोग सिर के बारे में जानेंगे, हेड के बारे में, हेड में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पसली या पंजर, जिसको हम लोग रिब बोलते हैं या रिवकेज भी बोलते हैं। पसली, ये वाला पसली जो आपको दिखता होगा तित्ती चौड़ा के आसपास। फिर देखिए मेरुदंड। ठीक है, फिर मेरुदंड के बारे में, जिसको हम लोग स्पाइनल कोड या बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको जानेंगे। फिर ये कहाँ गया, हाथ, फिर हैंड के बारे में जानेंगे, हाथ में कौन कौन से हड्डी है। फिर पैर के बारे में जानेंगे। फिर केचुआ के बारे में जानेंगे, केचुआ में क्या क्या होते हैं, केचुआ की गति के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग घोंघा यानी स्नेल के बारे में जानेंगे, घोंघा में क्या क्या होता है, घोंघा की गति कैसे करता है, घोंघा गति कैसे करता है। तिलचट्टा के बारे में जानेंगे, कॉकरोच के बारे में। फिर हम लोग पक्षी यानी बर्ड्स के बारे में, फिर मछली यानी फिश के बारे में, और फिर सर्प यानी स्केन, स्पीड ऑफ स्नेक, यानी सर्प में गति कैसे होता है, ये भी हम लोग आज जानने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि शरीर में गति के लिए अस्थि मांसपेशी का जरूरत पड़ता है तथा इसे संचालन के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। देखिए साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि शरीर में गति के लिए, शरीर में सबसे पहले गति के लिए किन किन चीजों का नीड होता है, किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है शरीर में गति के लिए, बॉडी में मूवमेंट के लिए। तो बोल रहा है कि अस्थि और मांसपेशियां, अस्थि और मांसपेशियां। ठीक है, अब अस्थि का मतलब समझ ही रहे होंगे, बोन्स। मांसपेशियां का मतलब मसल्स, यानी सिंपल कहने का मतलब है बोन्स एंड मसल्स, बोन्स एंड मसल्स का जरूरत पड़ेगा शरीर में गति करने के लिए। फिर बोल रहा है कि तथा इसे संचालन के लिए तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का जरूरत पड़ता है इसको संचालित करने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि शरीर में गति कैसे करता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण संधि एवं उसके कार्य दिया है। यहाँ पे पहला पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण संधि एवं कार्य। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक। तबीयत थोड़ा सा नहीं सही रहने के कारण थोड़ा सा हम लोग धीरे आज बोल रहे होंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार का दिया है, कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आपका दिया है श्रोणी अस्थि और जांग की अस्थि। ठीक है, श्रोणी अस्थि और जांग की अस्थि इसी के साथ में दिया है, श्रोणी अस्थि और जांग की अस्थि। अब कहिएगा ये कंदुक खलिका संधि क्या है। ठीक है, श्रोणी अस्थि क्या है और जांग की अस्थि क्या है। तो देखिए ये जो कंदुक खलिका संधि है ये कहाँ होता है, तो ये जो होता है इसका पहले इंग्लिश लिख लेते हैं आपको। इसका इंग्लिश दिया है बॉल एंड स्कैपुलर जॉइंट,
बॉल एंड स्कैपुलर, SCK स्कैपुलर जॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो स्कैपुलर जॉइंट्स है और एक आपका और होता है सोल्ड, ये कंदुक खलिका संधि। ठीक है, तो कंदुक खलिका संधि पहले इसको समझते हैं, ये श्रोणी हटाई। कंदुक खलिका संधि कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो कंदुक खलिका संधि दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। एक आपका ये गर्दन वाला, ये यहाँ कंधा वाला, ठीक है, जिसको हम लोग शोल्डर गिड्डल बोलते हैं। ठीक है, शोल्डर गिड्डल। एक होता है आपका हिप गिड्डल। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो शोल्डर गिल्डर है, ठीक है, शोल्डर गिल्डर और हिप गिल्डर, ठीक है, इसमें इंग्लिश नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ये शोल्डर गिल्डर जो है इसी को कंदुक खलिका संधि बोलते हैं, यानी बॉल एंड स्कैपुलर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाला जो जॉइंट्स है, ठीक है, शोल्डर यानी कंधे का जो है, और एक आपका हिप गिल्डर यानी हिप यानी आपके हिप का, ठीक है, कमर के पास में जो है एक, वो हमारा है, उसको हम लोग कौन सा जॉइंट्स बोलेंगे? उसको हम लोग बॉल एंड स्कैपुलर जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहीं पे आपका गंदुक खलिका संधि में एक दिया है आपका इसमें कि श्रोणी अस्थि और जांग की अस्थि, ये दो प्रकार का अस्थि दिया है, श्रोणी अस्थि और एक आपका जांग की अस्थि। ये भी जो है ना यहीं पे एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है, यानी जांग के पास में हिप गिडल के पास में क्या रहेगा? ज्वाइंट्स रहेगा। उसी को जांग की अस्थि बोला जाता है, सबसे बड़ा अस्थि है, इसको फीमर बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा अस्थि जो है फीमर है, जांग की अस्थि। ठीक है, फीमर बोलते हैं इसको। अब देखिए ये श्रोणी, श्रोणी क्या होता है? तो ये भी आपका जांग के पास ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद दिया है कि ज्वाइंट्स और उसके कार्य। अब कंदुक खलिका संधि के जो ज्वाइंट्स है क्या कार्य करते हैं? तो जांग प्लस श्रोणी अस्थि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि आपका जांग की अस्थि और श्रोणी अस्थि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसका कार्य करते हैं। किसका कार्य? तो हिप गिडल का। ये दोनों हिप गिडल का काम करते हैं। उसी तरह शोल्डर गिडल इसमें नहीं दिया हुआ है, कंधे का जो है, तो कंधे वाला जो नहीं दिया, कंधे का भी सपोर्ट पे कोई काम करता होगा। ठीक है, ये देखिए दिया है इसमें दु, 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 अ, धुराग्र संधि, जिसको हम लोग पाइवट जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दिया है धुराग्र संधि, पाइवट जॉइंट। अब देखिए ये धुराग संधि क्या है? तो ये हमारा जो स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है, स्कल के बारे में यहाँ पे है लिखे हैं, हाँ सिर हेड के बारे में लिखे। तो स्कल और ये गर्दन से जो ज्वाइंट्स रहता है ये वाला जो है इसी को हम लोग बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट, धुराग्र संधि बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये वाला गर्दन वाला ज्वाइंट्स। फिर आपका एक होता है हिंज संधि, हिंज संधि, हिंज संधि, हाँ हिंज संधि, इसको इंग्लिश में भी हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको कब्जा संधि लिखा हुआ मिलेगा, ये कब्जा संधि इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा इसको कब्जा संधि भी बोला जाता है। अब कहिएगा कैसे? तो जैसे पाइवट जॉइंट्स जैसे गर्दन है, ठीक है, ये तो चारों ओर घूम रहा है, तो ये पाइवट जॉइंट हो गया। अब देखिए ये हिंज जॉइंट होता है, एक ही ओर मूव करता है, जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ है पैर प्लस जांग, तो जांग से जो पैर है टच, तो पैर हमारा क्या हो रहा है? एक ही ओर मुड़ रहा है, एक ही ओर बढ़िया से मुड़ रहा है ना, पीछे की ओर अच्छे से मुड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह हाथ हमारा एक ही ओर मूव कर रहा है, कर रहा है ना। दरवाजा देख लीजिए, दरवाजा में जो लगा हुआ था कब्जा, उसको बोलते हैं। तो कब्जा जो है दरवाजा एक ही ओर मूव करता है, 90 डिग्री पे मूव करता है। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह से ये दरवाजा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा,
तो यानी 0 से 90 डिग्री तक मूव किया। ठीक है, पूरा ये कितना होता है, 80 डिग्री होता है, लेकिन 0 से जो 90 डिग्री तक ही मूव करे। यहाँ से खुला, एक ही ओर खुलता है, एक ही ओर जो खुले, दोनों ओर नहीं खुले, तो वो हमारा हिंज ज्वाइंट होता है, कब्जा संधि होता है। जैसे हाथ को ही देख लीजिए, एक ही ओर मुड़ रहा है, पीछे की ओर मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, इसीलिए इसको, ऐसे जॉइंट्स को हम लोग कब्जा संधि बोलेंगे। फिर देखिए उंगली का देख लीजिए, उंगली जो है हमारा एक ही ओर आगे की ओर मुड़ रहा है, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं जा रहा है, जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो ये भी हमारा हिंज ज्वाइंट में आ जाएगा, कब्जा संधि में आ जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल्स में नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। फिर देखिए बोल रहा है शरीर में अचल जोड़, ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी होता है। अचल जोड़ क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। अचल जोड़, अचल जोड़, इसको हम लोग बोलते हैं इन मूवमेंट, ठीक है, या इमूवेबल। अचल जोड़ को बोलते हैं इम मूवेबल, ठीक है, मूवेबल ज्वाइंट। अब अचल जोड़ कौन कौन है, तो अचल जोड़ जोड़ दो है। कौन कौन दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है आपका जबड़ा एवं खोपड़ी। जबड़ा, खोपड़ी, जबड़ा यानी ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा होगा, ठीक है। और ये खोपड़ी, खोपड़ी को हम लोग अस्कल बोलते हैं। और ये जबड़ा को क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है, इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए जो जबड़ा होता है, ठीक है, इसमें और कहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, नहीं दिया हुआ है। जबड़ा तो नहीं दिया हुआ है, जबड़ा को, हाँ, जबड़ा को हम लोग बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। देखिए, तो ये ऊपरी जबड़ा है ना, तो अपर जॉ हो जाएगा, अपर जॉ। कहने का मतलब समझिएगा, अचल जोड़ का मतलब क्या होता है, ये आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट, कहने का मतलब वैसा ज्वाइंट्स जो मूव नहीं करता है, उसको हम लोग अचल जोड़ बोलेंगे। जैसे हमारा ऊपरी वाला जो जबड़ा है, ठीक है, ये ऊपर वाला जबड़ा जो मूव करता है, नहीं करता है। अपर जॉ जो है वो मूव नहीं करता है, गति नहीं करता है, इधर से उधर नहीं होता है। नीचे वाला होता है, देखिए, होता है ना, तो बोल रहे हैं तो नीचे वाला हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला हमारा जबड़ा नहीं हो रहा है। उसी तरह हमारा स्कल, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी जो है मूवेबल नहीं है, गर्दन मूवेबल है ना, खोपड़ी तो जैसा का वैसा ही है, इसीलिए इसको अचल जोड़ बोला जाता है, यानी कि इमूवेबल ज्वाइंट बोला जाता है। तो अचल जोड़ कितने हैं, तो दो है, याद रखिएगा, अपर जॉ और एक स्कल, ठीक है, नहीं याद रहेगा। अब देखिए इसके बाद, इतना आपको कवर क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे की ओर समझाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या जानना है, अब इसके बोल रहा है कि मानव कंकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है। अब एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट जानते हैं। हमने संधि और उसके कार्य के बारे में जान लिया, अब हम लोग सिर के बारे में जानते हैं, ठीक है, यानी हेड के बारे में। तो आइए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सिर, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। हेड में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें 29 अस्थि होता है। क्या होता है, हेड में, सर में कितने अस्थि, इसमें टोटल 29 अस्थि होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि हेड में, सिर में, पूरा सिर का बात कर रहा है, कितने अस्थि होते हैं, तो 29, यानी 29 अस्थि होते हैं। अब देखिए एक एक करके दिया है, चेहरा, कपाल, कान और गर्दन। चेहरा, जिसको हम लोग फेस बोलते हैं, कपाल, जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं, फिर क्या है, ईयर, यानी कान, फिर आपका गर्दन, जिसको हम लोग नेक बोलते हैं,
ठीक है, इतना ही दिया हुआ है और है, चलिए इतना ही है। चलिए अब तो है नहीं, ठीक है। हम्म 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 हम्म, हम्म, चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपका फेस। फेस में जो है कितना लिख रहा है, तो फेस में टोटल 14 अस्थि होते हैं, ठीक है। कपाल में कितने होते हैं, तो कपाल में आपका 8 दे रहा है। कान में कितने होते हैं, कान में आपका 6 होता है, 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल 6 हो जाएगा, यानी 3 + 3, और एक आपका गर्दन हो गया। अब देखिए, इसमें से भी कुछ बांट सकते हैं हम लोग, कैसे। चेहरा का मतलब हो गया, ये फेस का बात कर रहा है, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं बताने का, कि हमारा जो फेशियल बोन्स और ब्रेन बॉक्स, एक होता है ब्रेन बॉक्स, एक फेशियल बोन्स, ठीक है। इसमें तो आपका चेहरा में 14 दिया है, ठीक है। तो ब्रेन बॉक्स और फेशियल बोन्स, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये आपका फेस पूरा चेहरा का बता रहा है। हम लोग ब्रेन बॉक्स में याद रखेंगे कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ब्रेन बॉक्स में कितने, 8, और फेशियल बोन्स में 6। ये याद रहेगा आपसे। ब्रेन बॉक्स मतलब ये ऊपर वाला जो दिमाग है, ये दिमाग का जो ऊपरी भाग है, इधर शायद जो अस्थियों का संख्या होता है वो 8 होता है, और हमारी फेशियल बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कान में 6, यानी 3 ये कान में और 3 ये कान में, ठीक है। स्टेपीज जिसको बोलते हैं, गर्दन में एक बोन्स, गर्दन में एक बोन्स, ठीक है। तो ये सिर के बारे में हो गया, ठीक। अब देखिए, आगे है पसली या पंजर, ठीक है। पसली या पंजर, इसको रिब्स बोलते हैं या रिबकेज भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको रिबकेज लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा पसली और पंजर के बारे में भी देख लेते हैं। ये क्या है भाई, पसली या पंजर इसको बोलते हैं, ठीक है। रिब्स बोलते हैं इसमें। उसमें उस समय हम मिस्टेक से बोल दिए थे 33 जोड़ा, 33 जोड़ा नहीं, 12 जोड़ा होता है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है इसमें 12 जोड़ा अस्थि होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें 12 जोड़ा अस्थि होता है। आपका जो पसली है, पंजर है, उसमें कितने जोड़ा, 12 जोड़ा अस्थि होगा, ठीक है। पंजर मतलब समझ ही रहे होंगे, फिगर याद ही आ रहा होगा दिमाग में। अब देखिए, ये जो पंजर है, फिर देखिए, बोल रहा है कि 1 से 7 तक बंद या पूर्ण पसली कहलाता है। 1 से 7 तक, 1 से 7 तक बंद या पूर्ण पसली कहलाता है। इसका फिगर वाला होगा मेरे पास, 1 सेकेंड रुकिएगा। हम्म, ये देखिए पैक करके रखा हुआ है, बहुत पहले हम लाए थे इसको, पटना से लाए थे इसको। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। ह्यूमन ह्यूमन बायोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे ना, हम लोग बात कर रहे थे बोन्स के, माइंड वाला, ठीक है। तो माइंड वाला देखिए फेशियल, और ये हो गया। अब देखिए रिबकेज आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है, रिबकेज, हाँ, ये रिबकेज, हम्म, रिबकेज आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए, पूरा नहीं दिखाते हैं, आप रिबकेज देखिए। ये देखिए जो रिबकेज है, ठीक है। तो रिबकेज में 1 से 7 तक का जो काउंटिंग होगा,
देखिए आपको दिख रहा होगा, कैमरा में दिखाते हैं। 1 से 7 तक का जो काउंटिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बंद या पूर्ण पसली बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है 8 9 10 सभी सातवां अस्थि से जुड़ा रहता है। 8 9 और 10, 8 9 10 सभी जो है सातवां अस्थि से जुड़ा रहता है। ठीक है, 8 9 और 10 जो है सभे, वो जो है सातवां अस्थि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे जुड़ा हुआ है, तो देखिए ऊपर से आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है ऊपर से। तो ये सातों है, सातवां अस्थि जो है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना 8 9 10 सभी सातवां अस्थि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे में देखिए 8 9 10, 1 2 3 वो है ना, तो 8 9 10 सातवां वाला अस्थि से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा हो। ठीक है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है 11 12 को उड़ता हुआ या खुला पसली भी करते हैं। 11वां 12वां नंबर पे जो आएगा जोड़ा को खुला हुआ, खुला हुआ, उड़ता हुआ, खुला हुआ या उड़ता पसली भी कहते हैं। उड़ता हुआ या खुला पसली भी कहते हैं। उड़ता हुआ या खुला पसली कहते हैं। खुला पसली कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो है 12वां नंबर, 11 और 12 नंबर सबसे नीचे वाला जो है पीछे तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे 11 12, इसको खुला पसली या उड़ता हुआ पसली कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पसली के बारे में हो गया। अब आइए थोड़ा सा मेरुदंड के बारे में। ये ब्रेन बॉक्स आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, ब्रेन बॉक्स और फेशियल बोन्स आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रेन बॉक्स और फेशियल बोन्स, ब्रेन बॉक्स फेशियल बोन्स बांट दीजिए, ब्रेन बॉक्स को 8, फेशियल बोन्स को 6 दे दीजिए, खुश हो जाएगा। आ जाइए मेरुदंड के बारे में। मेरुदंड जैसे क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग बैकबोन या स्पाइनल कोड बोलते हैं। ठीक है, बैकबोन या स्पाइनल स्पाइनल कोड बोलते हैं। आइए समझते हैं मेरुदंड के बारे में एक एक करके। देखिए मेरुदंड क्या है, अलग से अगर फिगर दिया हुआ है तो उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। मेरुदंड, मेरुदंड का अलग से फिगर नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से नहीं दिया, एक जगह है, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए मेरुदंड पीछे वाला भाग पूरा यहाँ से लेकर लंबा दिख रहा है आपको, ये मेरुदंड है। ठीक है, ये हमारा गर्दन से, ठीक है, छू कर देखिए आप पीछे तरफ, तो ये हमारा जो मेरुदंड है, एक सेकेंड, मेरुदंड जो है बोल रहा है यह मानव मस्तिष्क से जुड़ा एक हड्डी का खोखला संरचना होता है। या जो किससे जुड़ा होता है, मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। मानव मस्तिष्क से कौन जुड़ा हुआ है, मेरुदंड मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और एक यह खोखला संरचना, कैसा संरचना है, खोखला संरचना है। यानी मानव मस्तिष्क ये हमारा मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और ये खोखला संरचना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका से बना नली समान संरचना होता है जो मेरुदंड से जुड़ा होता है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका होता है, अनेक तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका होता है जो समान दूरी पे जुड़ा हुआ होता है। देखे होंगे छोटा छोटा एकदम बहुत सारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि ये छोटी तंत्रिका कोशिका से बना नली समान संरचना होता है, से बना नली समान संरचना होता है, संरचना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा
कि यह मेरु कोशिका का संरक्षण का कार्य करता है। यह जो है मेरु कोशिका का संरक्षण का काम करता है। मेरु कोशिका का संरक्षण यानी बचाव का काम करता है, काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, फिर बोल रहा है कि इसमें 33 कशेरुकाओं का बना हुआ हड्डी होता है, यानी इसमें 33 टोटल, कितने जोड़ा, तो 33 कशेरुक होते हैं, कशेरुकाओं, 33 कशेरुकाओं का बना हुआ हड्डी होता है, बना हुआ हड्डी होता है, यानी टोटल 33 जोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल 33 जोड़ा। इसका अंतिम नीचे वाला भाग श्रेणी मेखला से जुड़ा होता है। इसका सबसे नीचे वाला भाग जो है, सबसे निचला भाग, श्रेणी निचला भाग जो है किससे जुड़ा होता है, तो श्रेणी मेखला, हमारा जो हिप है ना उससे, श्रेणी मेखला से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको दिया है, श्रेणी अस्थियां ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेरुदंड के बारे में। अब देखिए मेरुदंड के बाद जो है वो हैंड के बारे में, यानी हाथ के बारे में। तो देखिए हाथ क्या है, हाथ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हाथ यहाँ पे आ जाएगा, देखिए हाथ के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं। हाथ जिसको हम लोग इंग्लिश में हैंड बोलते हैं, आ जाएगा। अब देखिए हाथ में जो है ना टोटल कितने अस्थियां होते हैं आपसे पूछेगा, तो 30 जोड़ा अस्थि होता है, 60 अस्थि होता है टोटल, 60 अस्थि होता है। 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 ये वाला हाथ में अस्थि और 30 ये वाला हाथ में अस्थि, यानी दोनों हाथ मिलाकर कितने अस्थि होते हैं हमारे, 60 अस्थि होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बाजू जो है ऊपरी भाग के अस्थि को ह्यूमस कहते हैं, ऊपरी भाग के अस्थि को ह्यूमस बोलेंगे, ऊपर वाला जो है ना बाजू यहाँ पर इसको ह्यूमस बोलेंगे, ठीक है। ऊपरी अस्थि को, ऊपरी भाग के अस्थि को क्या बोलेंगे, ऊपरी भाग को ह्यूमस बोलेंगे, इंग्लिश में भी ह्यूमस, हिंदी में भी ह्यूमस उसको बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है, ऊपरी वाला भाग को। फिर देखिए बोल रहा है कि निचले भाग में रेडियस एवं अल्ना नामक अस्थि होता है, जिसको उल्ना भी यूएलिन लिखा जाता है। तो नीचे वाला जो भाग होता है ना, नीचे विभाग, नीचे वाला भाग में क्या होता है, उल्ना नामक एक अस्थि होता है, अंदर में होता है दो अस्थि, ठीक है, निचले भाग में। तो एक होता है रेडियस, एक होता है उल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना बोल रहा है, उल्ना उसको पढ़ते हैं, ULNA लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसमें है। हाँ देखिए हाथ वाला दिखाते हैं आपको अच्छे तरीके से। हाथ का जिसमें हड्डी सिर्फ दिखाई दे रहा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ यहाँ से देखिए, देखिए फिगर दिख रहा है आपको, ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए हम क्या लिखे, ह्यूमस, देखिए इसमें भी ह्यूमस लिखा हुआ है, ह्यूमरस, ठीक है। ऊपर वाला भाग को ह्यूमरस बोलते हैं, इसमें मिस्टेक है, देखिए ह्यूमरस इसको बोलते हैं, HUMER, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस बोलते हैं। और नीचे वाला, नीचे हाथ में जो है रेडियस, और एक रेडियस और एक उल्ना, नीचे वाला हाथ में दो हड्डी दिख रहा होगा आपको, एक उल्ना एक रेडियस, ठीक है, दो है, तो ये सही दिया है ना, ठीक है, उल्ना और रेडियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कलाई के अस्थि को कार्पल एवं हथेली के अस्थि को मेटाकार्पल कहते हैं। कलाई के अस्थि जो है, ठीक है, उसको कार्पल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कलाई वाला अस्थि को कार्पल दिख रहा है आपको, और उसके जो बाद वाला जो उसको मेटाकार्पस बोलते हैं। कलाई के अस्थि को कार्पल एवं हथेली के अस्थि को, कलाई वाला अस्थि को क्या बोलेंगे, कार्पल, कलाई के अस्थि को, कलाई के अस्थि कार्पल, इंग्लिश हिंदी एक ही है, ठीक है।
और ये कलाई हो गया, ये वाला भाग, ठीक है, ये कलाई हो गया। और उसके बाद वाला क्या बोला है, हथेली, ये वाला हाथ दिख रहा है हमारा, हथेली। तो हथेली वाला को क्या बोलते हैं, हथेली वाला के अस्थि को हम लोग, क्या लिखा हुआ है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, याद रहेगा। कलाई के अस्थि को कार्पल और हथेली के अस्थि को मेटाकार्पल बोलेंगे। पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें सारा इंग्लिश मीडियम में सारा दिया हुआ है, ठीक, फिगर में। अब देखिए, ये तो हो गया हाथ के बारे में। अब रह गया थोड़ा सा पैर और केचुआ वगैरह, किसके बारे में जानते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आइए अब पैर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पैर के हड्डी वगैरह के बारे में जानते हैं। पैर यानी फिट। देखिए सबसे पहले बोल रहा है पैर वाला में, पहला पॉइंट बोल रहा है, इसको भी रखते हैं साथ में, दोनों को साथ में रखते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला ये दोनों काम देगा, इसको भी थोड़ा सा साथ में रखते हैं। चलिए आ जाइए, बोल रहा है पैर में सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी फीमर यानी जांघ में पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि लंबी एवं ठोस हड्डी, शरीर का सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी, पैर में सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है, फीमर यानी जांघ में पाया जाता है, फीमर, इंग्लिश में भी इसको फीमर ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको फीमर ही बोलते हैं, इसमें इंग्लिश नहीं दिया हुआ, फीमर यानी कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में, ठीक है, फीमर कहाँ पाया जाएगा, जांघ में, यानी कि सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी आपसे पूछे तो फीमर वो जांघ में पाया जाता है, जैसा कि आपको फिगर हमने दिखाया था, ठीक है। ये वाला हड्डी देखिए, ये वाला हड्डी दिख रहा है, ये वाला, ठीक। फिर देखिए, घुटना के हड्डी को पटेला कहता है, घुटना के हड्डी को पटेला कह रहा है, ठीक है, घुटना को पटेला है, सही है, घुटना के हड्डी को पटेला कहा जाता है, घुटना के हड्डी को पटेला, हिंदी में यहाँ पे लिखा है, हम आपका इंग्लिश का लिख देते हैं, पटेला यानी PATELLA, पटेला कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें 60 यानी 30 हड्डी पाया जाता है, इसमें भी दो पैर है ना, तो यानी 60 यानी 30 एक पैर में, 30 एक पैर में हड्डी पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि निचले पैर में टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है, जो निचला पैर है, निचले हिस्सा में, निचले पैर में टिबिया, इंग्लिश में इसको TIBIA लिखते हैं, एवं क्या है, टिबिया एवं TIBIA है ना, टिबिया एवं फिबुला, फिबुला, टिबिया एवं फिबुला, इंग्लिश में इस तरह से फिबुला पाया जाता है, निचले हिस्सा में, पैर के नीचे वाला हिस्सा में, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहा है कि तलवा के हड्डी को टार्सल एवं नीचे वाला हड्डी को मेटाटार्सल कहते हैं, तलवा के हड्डी को, तलवा मतलब समझ रहे हो, पैर का तलवा, तलवा के हड्डी को टार्सल और TERSAL टार्सल एवं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कहते हैं, ठीक है, तलवा पैर के निचले वाला भाग को, ठीक है। फिर दिया है अस्थि के संचलन के दो मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसको संचलन करने के लिए कितने मांसपेशियों की, दो मांसपेशियों को, इसको संचलन करने के लिए दो मांसपेशियों का जरूरत पड़ता है, पैर को संचलन करने के लिए कितने मांसपेशियों का, दो मांसपेशियों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये हो गया सबसे लंबी हड्डी फीमर। दूसरा है घुटना के हड्डी को पटेला कहेंगे, घुटना वाला ये वाला भाग, ठीक है,
इसमें 60 यानी 30 + 30 हड्डी पाया जाता है। इसमें सबसे निचला वाला जो है ना, निचले पैर, निचले पैर टिबिया एवं फेबुला पाया जाता है। पैर के निचले पैर में, निचले पैर के हिस्से में क्या पाया जाएगा? तो निचले पैर में टिबिया एवं फेबुला नामक हड्डी पाया जाएगा। तलवा के हड्डी को टार्सल एवं मेटाटार्सल करते हैं। इसको संचरण करने के लिए दो मांसपेशियों का जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया आपका पैर के बारे में। अब आ जाइए केचुआ के बारे में। केचुआ वगैरह के बारे में ना, इसके गति उति के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, मेन रूप से। और इसमें क्या क्या पाया जाता है उसको पढ़ेंगे। केचुआ को हम लोग कॉकरोच बोलते हैं ना, सॉरी, अर्थवॉर्म। तिलचट्टा को हम कॉकरोच बोलते हैं, अर्थवॉर्म। आइए अर्थ बॉम्ब के बारे में एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। इसमें तो अर्थ बॉम्ब के बारे में नहीं दिया हुआ होगा, चलिए इसको साइड करते हैं। देखिए अर्थ बॉम्ब में सबसे पहले बोल रहा है कि यह एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम यानी संघ का जंतु है। कछुआ जो है, केचुआ जो है एनिलिडा, एनिलिडा संघ है ना, हाँ, एनिलिडा फाइलम संघ का जंतु है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोल रहा है कि यह द्विलिंगी होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है, दुलिंगी होता है। यह जो होता है द्विलिंगी, यानी दो लोगों की जरूरत पड़ता है इसको प्रजनन करने के लिए, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे अकेले प्रजनन कर ले उसको हम लोग एक लिंगी बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे दो लोगों का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। यह सांस त्वचा से लेता है। यह सांस कैसे लेता है? तो त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा यानी स्किन के द्वारा ये क्या करता है? स्किन के द्वारा सांस लेता है, यानी ब्रीथ करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर बोल रहा है ये इसमें अस्थियां नहीं होती है, बल्कि यह पेशियां के सहारे अपने शरीर को घटाकर एवं बढ़ाकर चलाता है। इसमें अस्थियां नहीं होती है, ठीक है, अस्थियां नहीं होती है, पेशियां के सहायता से, सहायता से क्या करता है? अपने शरीर को घटाता है या बढ़ाता है? अपने शरीर को घटाता या बढ़ाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, केचुआ का शरीर कई खंड में बटा रहता है। प्रत्येक खंड को सकू कहते हैं, जो इसे मिट्टी पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। मतलब इसका शरीर जो है कई खंड में बटा हुआ रहता है, ठीक है, कई खंड में इसका बटा रहता है शरीर। और उस खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सकू बोलते हैं। उस खंड को सकू बोलेंगे। और ये कई हिस्सों में क्या होता है? अ, खंड में बटा हुआ होता है। ये सकू जो है खंड में, बहुत खंड में बटा होता है, जिससे जो है ये इसको मिट्टी पे चलने में सहायता होता है, ठीक है, मिट्टी पर चलने में सहायता मिलता है, ठीक है। ये संघ का जंतु है, याद रखिएगा, संघ का जंतु है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनिलिडा संघ का जंतु है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें 4 जोड़ा यानी 8 हृदय चेंबर होते हैं। सोच लीजिए, आपसे पूछेगा कितने जोड़ा, तो 4 जोड़ा यानी 8 हृदय चेंबर होते हैं इसमें। कितने हृदय चेंबर? तो 8 हृदय चेंबर। सोच लीजिए हम लोग में कितने हैं, पता है आपको? हाँ, इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसका रक्त जो है, इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। यानी इसका जो रक्त है, प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है उसके कारण लाल होता है, ठीक है। नोट में दिया है, नोट में तो कुछ नहीं दिया है। केचुआ का गति जो है आप लोग देखे होंगे। केचुआ गति कैसे करता है? अपने शरीर को एक धारा रेखीय इसका शरीर होता है, ठीक है, तो अपने शरीर को आगे की ओर ठेलने के लिए पीछे वाला का सहारा लेता है,
पीछे को खींचता है, फिर आगे बढ़ता है, अपने शरीर को मोड़ लेता है, तब जाके ये गति करता है, आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हमने केचुआ तक जान लिया। अब रह गया घेंगा, तिलचट्टा, पक्षी, मछली और सर्प के बारे में। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग घोंघा, तिलचट्टा और पक्षी, ये तीनों के बारे में यहाँ पे भी जानेंगे। उसके बाद मछली और सर्प रह जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझते हैं, वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया है। तो सबसे पहले घोंघा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मोलस्का संघ का जंतु है, याद रखिएगा, मोलस्का संघ का जंतु है। ठीक, फिर देखिए है मोलस्का फाइलम का। ठीक है, फिर ये देखो चलने के लिए मांसल पैर होता है इसका, जिसे पाद कहते हैं। इसको चलने के लिए एक मांसल पैर होता है इसमें, घोंघा में, उसको मांस रहता है उसमें। ठीक है, और उसको क्या होता है, उसको हम लोग पाद बोलते हैं, जो इसको चलने में मदद करता है। नदी वगैरह में अगर देखे गए होंगे तो शंख के आकार का आपको मिला होगा, तो शंख के आकार का ना उसी का शरीर का पार्ट रहता है वो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए घोंघे जो है न्यूमोस्टोम के सहायता से क्या करता है, फेफड़ा यानी लंग्स से सांस लेता है। न्यूमोस्टोम की सहायता से वह फेफड़ा से सांस ले पाता है। ठीक है, सामान्य घोंघा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 या 3 कक्ष होते हैं। सामान्य घोंघा जो है उसमें 2 या 3 कक्ष होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। ठीक, याद रखिएगा, तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसमें 3 जोड़ा पैर होते हैं। इसके रक्त जो है हिमोसोल के कारण सफेद होता है। तो तिलचट्टा का रंग आपसे पूछेगा, उसका कलर पूछेगा रक्त का, तो आप बताइएगा सफेद होता है। किसके कारण, हिमोसोल के कारण। ठीक है, कितने जोड़ा पैर होते हैं इसके, तो 3 जोड़ा पैर होते हैं, यानी 6 हो गए टोटल। यह जो है वातरंध्र से सांस लेता है। इसके वातरंध्र जो होते हैं, बाहर बाहर रंध्र छिद्र जो होते हैं त्वचा पे, उसके द्वारा ये सांस ले पाता है। इसके हृदय में 13 कक्ष यानी चेम्बर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, अब देखिए पक्षी। पक्षी में क्या है, तो यह सरीसृप से विकसित हुआ है और इसका हृदय में 4 कक्ष होता है और इसका अग्रपाद जो है विकसित होकर पंख का निर्माण करता है। पक्षी का जो आगे वाला पैर है ना, वही विकसित होकर पंख बन जाता है। ठीक है, और इसके कितने कक्ष होते हैं, इसमें 4 कक्ष होते हैं। विकसित किससे हुआ है, सरीसृप से विकसित हुआ है। ठीक, इसका जो है अस्थि जो है खोखला होता है, इसीलिए ये उड़ सकता है, उड़ने में सहायता करता है। ठीक, अब रह गया है मछली और सर्प के बारे में जानते हैं, कुछ नोट्स है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये लास्ट है, ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया, लगभग 40 मिनट के आसपास चल गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। फस मछली मछली के बारे में, फिश के बारे में समझिए। फिश में जो है 2 हृदय कक्ष होता है, ये याद रखिएगा। यह जो है गलफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, गलफड़ा से सांस लेता है, जिसको हम लोग गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखिएगा। शरीर इसका कैसा होता है, धारा रेखीय होता है एवं फिसलन, धारा रेखीय एवं फिसलन की सहायता, फिसलनदार होता है, फिसलनदार होता है। ठीक है, धारा रेखीय एवं फिसलनदार यानी स्ट्रीमलाइंड एंड स्लिपरी। ठीक, फिर याद रखिएगा कि यह कोल्ड ब्लडेड होता है। कैसा होता है ये, कोल्ड ब्लडेड। फिर देखिए सर्प में गति यानी स्पीड्स ऑफ स्नेक। सर्प का जो मेरुदंड होता है लंबा एवं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य संख्या में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। मतलब छोटा छोटा, जैसे चैन देखें, साइकिल का चैन, उसके तरह जुड़ा रहता है एक दूसरे से। ठीक है, इसका पेशियां असंख्य संख्या में एक दूसरे से जुड़ा रहता है मेरुदंड। ठीक है, और सभी पेशियां जो है एक दूसरे में संकुचित होकर इसे चलने में सहायता करता है। एक दूसरे में समाहित होकर, संकुचित होकर, जमा होकर चलने में सहायता करता है। ठीक है, फिर बोला कि शरीर में अनेक बलय होता है। बलय मतलब छोटा कटिंग देखे होंगे, और प्रत्येक बलय जो है चलते समय आगे की ओर धक्का देता है। चलते समय इसको आगे की ओर धक्का देता है, चलने में सहायता करता है। ठीक है, फिर देखिए हमेशा यह टेढ़ी मेढ़ी चलेगा, कभी भी यह सीधा नहीं चल पाता है, कभी भी सीधा नहीं चल सकता है। ठीक, नोट में कुछ याद रखिएगा कि नासाद्वार एवं बात छिद्रों से मात्र ऐसा है 2 मछली है, डॉल्फिन और व्हेल, जो नासाद्वार और वात छिद्रों से सांस ले सकता है। बाकी जितने भी हैं सभी गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, और एक दो को पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उद्दीपन कहलाता है। वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको उद्दीपन बोलेंगे। और जीवों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रजनन जरूरी है। और चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका घटक है, तो यह अजैव घटक है। अजैव, जैव आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अजैव
जिसको हम लोग बनाते नहीं, खुद बनता है प्रकृति के द्वारा। ठीक है। फिर देखिए बोला छुई मुई के पौधा के पत्ती छूने पर किसके कारण मुरझा जाता है, तो उद्दीपन के कारण मुरझा जाता है, जिसको हम लोग गुलमेहदी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें हम लोग लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना रख देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।